कुछ भी काम नहीं आया। फिर जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, उसने कुछ बड़ा याद किया। जिन्वू ने कैमरामैन से फीड बंद करने को कहा, इससे पहले कि वह उस लेंस को चमक में बदल देता। और अचानक टस्क प्रकट हुआ, ब्योंग की निर्जीव शरीर को घसीटते हुए, जैसे कि यह कोई सामान्य दिन हो। बेक पहले से ही अपना धैर्य खो रहा था, जैसे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन जिन्वू ने उसे जल्दी चुप करा दिया। नाटक का समय नहीं था। वह ब्योंग के पास गया और अराइज किया, जैसे कोई किसी को गहरी नींद से जगा रहा हो। तब शिकारियों को आखिरकार सच का पता चला। हमारा लड़का मरे हुओं को वैसा ही नियंत्रित कर सकता है जैसे कोई पोकेमोन ट्रेनर डीएलसी के साथ। ब्योंग सीधे चा के पास गया और अपना ग्रिमोयर खोलकर एक पूरा पुनर्जीवित करने वाला मंत्र डाला, जिससे वह ठीक हो गई। फौरन जिन्वू को पता चल गया कि वह व्यक्ति दिल का अच्छा है, क्योंकि उसने कोई आदेश नहीं दिया। ब्योंग को बस पता था कि क्या करना है। चोई पहले से ही पसीने में थे, जैसे उन्होंने अभी अभी टैक्स की आखिरी तारीख देखी हो, ये सोचते हुए कि जिन्वू का सामना करना कितना असंभव होगा। बेक ने कहा कि वह सुनिश्चित है कि जिन्वू यहाँ से और भी मजबूत हो रहा है और ब्योंग की शक्ति उसके हाथों में होने से जी गेम ओवर। लेकिन ब्योंग को उस हंगामे में नहीं पड़ना था। उसने कहा कि उसे फिर से किसी युद्ध क्षेत्र में न खींचा जाए। जिन्वू ने कहा, यह दूसरी बार है जब मैंने तुम्हारा कंधा पकड़ा है। पहली बार एक आदेश था, यह एक अनुरोध है। फिर उसने उसे शांति से जाने दिया। ह्योंग मुस्कुराते हुए धीरे धीरे ओझल हो गए, लेकिन भावुक हो गए और जिन्वू को हर चीज के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच अपनी खतरनाक गुफा में शानदार कुर्सी। जापानी नेता गुस्से से भरा हुआ था। सोच रहा था कि कोरियाई अब तक जमीन में 6 फीट नीचे क्यों नहीं है। उसके देश की कोरिया पर दबदबा दिखाने की बड़ी योजना धराशायी हो रही थी और वह अपना आपा खो रहा था। उसने अपनी ही टीम की आलोचना की और उन्हें पीछे हटने को कहा। वह निराश चेहरा, शानदार, जोर से रो, हारने वाले। समुद्र में बाहर शिकारियों पर अचानक लाखों उड़ने वाले कीड़ों ने हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि सभी चींटियां अपने छत्ते से ऐसे भाग रही थीं जैसे वॉलमार्ट में ब्लैक फ्राइडे हो। रैंक के स्क्वाड चा के साथ हेलीकॉप्टर की ओर जल्दी से बढ़ा। भले ही हीलर ने उसे जीवित कर दिया था, फिर भी उसे तुरंत अस्पताल की जरूरत थी। उन्होंने जिन्वू को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसने कहा कि वे उसे बस धीमा कर देंगे। और हमारा लड़का हिल गया जब उसे एहसास हुआ कि वह अनहैच्ड बग बेबीज को मसलने के लिए भी एक्सपी कमा रहा था। खेती करनी ही पड़ेगी। सही कहा। वह नर्क से एक विशाल तलवार निकालकर उन डरावनों को काटने लगा। उन्होंने उसे पैसे देने थे। उसने अपनी सेना को उच्च गति में डाल दिया और एक्सपी इकट्ठा करने लगा, जब तक कि बूम बूम स्तर 100 अनलॉक किया। अब वह पूरी तरह से अजेय है। दोस्त, वह अभी भी उस काले चींटी की आभा को महसूस कर सकता था, भले ही उसने उसे मॉन्स्टर क्रश में बदल दिया हो। तो जब उसने छाया को निकालने की कोशिश की तो वह किसी अजीब काले शून्य में टेलीपोर्ट हो गया। जब वह लौटा तो उसने एक चमकता हुआ कोकून देखा और उसमें से इस एनिमे का सबसे भयानक जानवर बाहर आया। आपको अंदाजा भी नहीं है कि जिन्वू इस राक्षस के साथ अपनी टीम में कितना खतरनाक होने वाला है। उसने अगली बार रानी की छाया निकालने की कोशिश की और उसे एक जंप स्केयर मिला। आदमी ने शुरू कर दिया बोलता हुआ। इससे पहले किसी अन्य छाया ने ऐसा नहीं किया था। कीड़ा एक घुटने पर गिर गया और अपने राजा से उसे एक नाम देने को कहा। तभी जिन्वू ने जनरल रैंक को पॉप अप होते देखा। उसने पूछा, तुम वाकई मौत के बाद भी मेरी सेवा करना चाहते हो? और कीड़ा कहता है, मैं मरा नहीं था, मैं अपने राजा की कृपा से पुनर्जीवित हुआ। तो निश्चित रूप से जिन्वू ने उसे वह नाम दिया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, बेहरू। उसके बाद उसने हर पराजित चींटी को निकाल लिया, जैसे वह गच्छा गेम में अपनी कस्टम टीम बना रहा हो। इस बीच समुद्र में चींटियां धीमी नहीं हो रही थीं और कुछ शिकारी ऐसे दिख रहे थे जैसे वे 4K में रोने ही वाले हों। जिन्वू ने पूछा कि कितने बचे हैं और बेरू ने शांति से जवाब दिया, लगभग 4000 अभी जीवित हैं। तो हमारे लड़के ने पूछा कि क्या बेरू उन सभी कीड़ों को अकेले संभाल सकता है? और जैसे ही उसने हरी झंडी दी, हारुड अपनी आंखों में खून का प्यास लेकर बाहर निकल आया। अपने पूर्व सहयोगी मिस्टर सॉन्ग जमीन दल का नेतृत्व कर रहे थे, कीड़े मारने की कोशिश करते हुए, लेकिन जूही ने चिल्लाकर उन्हें सतर्क किया। 2 चींटियां तेजी से आ रही थीं, उन्हें मौत की चुम्बी देने के लिए तैयार। सौभाग्य से बहरोज समय पर पहुंचे और उन कीड़ों को कन्फेटी में काट दिया और बाकी को साफ कर दिया। वह इतनी तेजी से हिल रहे थे कि वे देख भी नहीं पा रहे थे कि उन्हें किसने बचाया। बस पलक झपकी और फिर हारू गायब हो गया। इस बीच चोई और ताए गेऊ चॉपर की छत पर आराम कर रहे थे, चींटियों को बारबेक्यू की मक्खियों की तरह हटा रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ था कि यहाँ तक कि वे भी शुरू हो गए थे। थाल वाला आदमी अपनी पकड़ खो बैठा और ऐसा लग रहा था कि कीड़े उस हेलीकॉप्टर को स्विस चीज में बदलने वाले थे। लेकिन निश्चित रूप से जिन्वू ने काइजल पर सवार होकर बॉस की तरह दस्ते को एक बार फिर बचा लिया। मानवता इस व्यक्ति के बिना कहाँ होती, है ना? उस सारी अफरा तफरी के बाद जेजू द्वीप छापा अंततः एक जीत थी। अधिकांश कोरियाई रैंक शिकारी एक टुकड़े में वापस आ गए और चा को अस्पताल ले जाया गया। इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन 4 प्रयासों के बाद वे अंततः सफल रहे। सिवाय इसके कि चीनी समुद्रों में कहीं बाहर कुछ चींटियां भागने में कामयाब हो गईं। नौसेना लगातार 2 दिन से कैफीन और हताशा पर चल रही थी। उन्हें रोकने की कोशिश में वे गोलीबारी करने ही वाले थे, लेकिन कप्तान ने कहा, इंतजार करो, क्योंकि नायक इसे अकेले संभालना चाहता था। पेश है लिu जिगांग, जिसे एशिया का सबसे मजबूत हंटर कहा जाता है, जिसने उन चींटियों को धूल में मिला दिया जैसे यह निशानेबाजी का अभ्यास हो। लेकिन अंदर से वह इस बात से नाराज था कि उसे उस विशाल काले कीड़े से लड़ने का मौका नहीं मिला जिसे जिन्वू ने रोडान में बदल दिया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने उन सभी के लिए शोक सभा आयोजित की जो लड़ाई के दौरान संख्या में बदल गए थे। हालांकि जिन्वू ने वास्तव में दुनिया को बचाया था, कुछ लोग अब भी उसे इस बात के लिए ताना मार रहे थे कि वह पहले क्यों नहीं आया। कह रहे थे कि कम लोग होते
बैक ने उसे कहा कि नफरत करने वालों को नजरअंदाज कर दे, क्योंकि अगर जिनवू नहीं होता तो उनमें से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता था कहीं कुछ कहने के लिए। और अगर चाह पहले से ही उस पर फिदा थी तो अब वह शायद प्रपोज करने के करीब है। लड़कियां एचडी में आकर्षित हो रही थीं। राष्ट्रपति गो और इंस्पेक्टर वू ने जिनवू को अलग ले जाकर धन्यवाद दिया और कहा कि वह जो भी इनाम चाहें मांग सकते हैं। बूढ़े आदमी ने पूछा कि अब जब वह बेहद शक्तिशाली हैं तो उनके क्या प्लान हैं। जिनवू ने कहा कि वह अपनी खुद की गिल्ड शुरू करना चाहते हैं। वापस जेजू पर नाइट गिल्ड को मैजिक क्रिस्टल्स इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन हैरानी की बात है वहां अभी भी कुछ आवारा चींटियां रेंग रही थीं। फिर एक जीव पिकअप ट्रक के आकार का एक छेद से बाहर निकला और शिकारी उसे पीछे हटने की चेतावनी देने लगे, लेकिन वह आदमी एल्ड्रिच माइनक्राफ्ट भाषा में बोलने लगा और ये बर्फीली स्मरफेट सामने आ गई। उसने उंगली चटकाई और धड़ाम शिकारी गुड़ियों की तरह जमीन पर गिर पड़े। पता चला कि वह एक आइस एल्फ है और उसने कहा शोर परेशान कर रहा था, इसलिए उसने कहानी की तरह उन्हें सुला दिया। उसके साथी ने पुष्टि की कि उनके जानने वाला कोई यहाँ था और ये देखकर हैरान था कि वह अब इंसानों की मदद कर रहा था। एल्फ ने कहा कि उनका काम खत्म हो गया है और उन्होंने जाने के लिए एक पोर्टल खोला। बड़े आदमी ने हाथापाई करनी चाहिए, लेकिन नुकीले कान वाले ने उसे शांत रहने को कहा। शिकार तब शुरू होगा जब सही समय आएगा। यार, ये लोग वाकई सोचते हैं कि हम स्कूबी डू के गैंग का हिस्सा हैं बिना इस रहस्य के। जाने से पहले टंकी वाले ने कहा कि यह जगह बदबूदार है और अगर वह यहाँ होती तो पागल हो जाती। और इन सब को छाया में से कौन देख रहा था? जिनवू के पापा बस यूं ही बेफिक्र बैठे थे। हाँ, ये लोग निश्चित रूप से परेशानी है। शहर में जिनवू ट्रैफिक में फंसे हुए थे जब वे जिन्हों से बात कर रहे थे, जो इस बात पर उत्साहित था कि उनके गिल्ड के कागजात इतनी जल्दी स्वीकृत हो गए। अब ऑफिस ढूंढने का समय है। फिर यहाँ अजीबोगरीब अंदाज में आया, तुम्हें मुझे अपने गिल्ड में जरूर बुलाना चाहिए, मैं बहुत उपयोगी हूँ। और जिनवू उसने बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया। इसके तुरंत बाद उसे संघ के अध्यक्ष का फोन आया कि एक रैंक बी गेट उस हाईवे के सामने खुल गया था और इसी वजह से कोई भी हिल नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले से कुछ शिकारी भेज दिए थे, लेकिन यातायात जाम के कारण उनमें से कोई भी गेट तक नहीं पहुंच सका। तो जिनवू ने खुद इसे बंद करने के लिए गाड़ी रोकी और वह बुद्धिमान लडीडीएच का बोला कि दूसरे शिकारी पहुंचने में समय लेंगे। लेकिन जब जिनवू ने कहा कि वह इसे खुद ही बंद कर देगा तो वह व्यक्ति उसको पागलों की तरह देख रहा था। भाई निश्चित रूप से समाचार नहीं देखता है, और अगर यह काफी नहीं था तो वह आदमी लगभग बेहोश हो गया जब गेट लाल हो गया। अब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था और उसे नहीं पता था कि वह जंगल कितना बड़ा था। वह बस यही सोच रहा था, यार मुझे माँ को बता देना चाहिए था कि मैं देर से आऊंगा। चलो, सच में उस ट्रैफिक में फंसे होने से वो वैसे भी देर से पहुंचने वाला था। बहुत सारे राक्षस सामने आए और जिनवू ने कहा, अगर बस यही है तुम्हारे पास तो मैं 5 मिनट में निपट लूंगा। फिर उसने अपने पूरे छाया दस्ते को बुला लिया उन गुंडों को सबक सिखाने के लिए। और हाँ, अब जब बारू टीम में है तो ये आसान मोड है। इस बीच चा सूर्यास्त देख रही थी, अपने विचारों में डूबी हुई। उसने कहा कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आखिरकार वह लड़ भी नहीं पाई और उसे बचाया गया। उसने कहा कि वह जिनवू के बराबर पहुंचना चाहती है ताकि वह उसके साथ खड़ी हो सके। वाह, बहुत प्यारा। लेकिन लड़की, तुम बस एक दिन उठकर मुख्य पात्र के गुणों के साथ नहीं होती, समझी? काल कोठरी में छाया सेना ने हमला किया जबकि जिनवू ने अपने आप से सोचा शिकारी शिकार के लिए पैदा होते हैं। कोई मजाक नहीं, लेकिन तुम कभी नहीं जानते कि कब शिकारियों का शिकार हो सकता है। फिर भी वे लड़ते रहते हैं, अपने जीवन को किसी उद्देश्य के लिए जोखिम में डालते हैं, चाहे वह अपने परिवार की रक्षा करना हो या बस तकदीर के खिलाफ खड़ा होना हो। और यही कारण है कि शिकारी कभी शिकार करना नहीं छोड़ते। प्रत्येक राक्षस को नष्ट करने के बाद पूरी छाया सेना अपने राजा को गुजरने देने के लिए घुटनों पर बैठ गई। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ जिनवू ने बस कहा, अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और मेरे दोस्त, हमने अंततः उस क्षण को पा लिया है जिसे कोई नहीं चाहता था, समाप्ति। लेकिन घबराओ मत, हमें अभी भी इस बेहतरीन शो सोलो लेवलिंग का 3रा सीजन मिल सकता है। और अगर नहीं मिला तो मैं सीधे कोरिया जाऊंगा उन्हें ओवरटाइम काम करने के लिए। अब यहाँ एक छोटा सा चैलेंज है, नीचे कमेंट्स में इस एनिमे को सिर्फ एक शब्द में वर्णित करने की कोशिश करें। अगर इस बेहतरीन शो ने आपके लाइक और सब्सक्राइब के लायक नहीं समझा तो मुझे नहीं पता किसने किया होगा। अंत तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। शांति। और